ओके सॉरी, थोड़ा लेट हो जाता है ना एक तो कॉलेज से आने में। तो तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग कल ये डिस्कस किया था, ये वाला वाक्य है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आज एटलीस्ट ये पार्ट कंप्लीट करते हैं। जिनको कुछ डाउट हो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो इसमें जो स्टोरी है, समझो मैं रिवीजन करा रहा हूँ, है ना। ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। मतलब जैसे मान लीजिए, जैसे हमने अभी कुछ दिन पहले आपको बताया था कि वो ट्रांसफॉर्मेशन सिंगल वेरिएबल का था, ठीक है ना। अभी टू वेरिएबल का है, यहाँ पे टू वेरिएबल को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। जैसे पहले आपको याद होगा मैंने ऐसा बताया था कि x कोई रैंडम वेरिएबल है और इससे मुझे ट्रांसफॉर्म करना है y में, y है gx। तो अगर मुझे x का pdf गिवन है या cdf गिवन है, तो आपको याद होगा cdf अप्रोच बताया था कि cdf ऑफ y इज इक्वल टू, है ना। फिर सॉल्व करके बताया था कैसे आएगा। तो यहाँ से इसको, ये कुछ दिन पहले आपको याद, ये प्रोसेस यहाँ भी लगा सकते हैं। एंड दिस गोज टू, फर्दर मैंने कहा था इसको लिख के, तो ये कुछ दिन पहले मैंने बताया था ना। तो ये वन वेरिएबल का ट्रांसफॉर्मेशन था, इस तरह से था। देन अगेन अब यहाँ से x कोई इंटरवल में बिलोंग करेगा। अब किस इंटरवल में होगा वो डिपेंड करता है ना। मान लो कोई सेट a में आ जाएगा, देन उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। फिर अगर कंटिन्यूअस है तो CDF का डेरिवेटिव PDF हो जाएगा, और डिस्क्रीट है तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंस लेके आप निकाल सकते हो PMF फ्रॉम CDF, ठीक है। सो रिकॉर्डिंग जो बच्चे बैच परचेज कर रखे हो, तो रिकॉर्डिंग CUET बैच में अपलोड हो रहा है ना। CUET 2026 जो अभिमन्यु बैच है उसमें अपलोड हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपने कोर्स खरीदा तो ऑलरेडी आपने ऐप से खरीदा होगा ना कोर्स, तो उससे है। जो बच्चे सिर्फ मॉक टेस्ट खरीदो उनको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो है ना, ये वन वेरिएबल होता है। अभी क्या है, इसी में फॉर्मूला आपको बताया होगा कि अगर कॉन्टिन्यूअस है, मान लो इफ x इज कॉन्टिन्यूअस, है ना, रैंडम वेरिएबल, एंड y इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, ये है। तो होता क्या है देन, y क्या है, y बराबर gx है। तो y बराबर gx, दिस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। देन ये मैंने वन वेरिएबल बता रहा हूँ, जो पहले वन वेरिएबल था ना, PDF ऑफ y इज। तो ये कुछ दिन पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि fx ऑफ x इंटू मॉड ऑफ जैकोबियन, और ये जो जैकोबियन होता है fx ऑफ x इंटू dx अपॉन dy, ठीक है। तो ये वन वेरिएबल में ये है। टू वेरिएबल का क्या होगा, तो इसी में आप टू वेरिएबल पे आते हैं। तो सिमिलर अप्रोच ये बताया था कि x टू y ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन हमें यहाँ पे क्या है जॉइंट वाले केस में, कि मुझे मान लीजिए xy रैंडम वेक्टर दिया है एंड वी वांट टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू uv, ठीक है। सो वी वांट टू ट्रांसफॉर्म इनटू uv। तो मतलब ऐसा है कि मान लीजिए u इज सम फंक्शन ऑफ xy, अगर कैपिटल में लिखोगे कैपिटल में लिख लो, तो u इज सम फंक्शन ऑफ xy एंड v इज सम फंक्शन ऑफ xy, ऐसा है। तो
v is some function of xy. तो मुझे मान लो एक्स वाई का अगर CDF गिवन है, मान लो अगर ऐसे लिखूं मैं कि ठीक है ना, इस तरह से आएगा कुछ बी CDF ऑफ, या सीधा सीधा निकालता हूं, एक तरीका है कि तो अगेन यहाँ दो अप्रोच है, एक है CDF अप्रोच, एक है फॉर्मूला वाला। तो एक है कि ज्वाइंट CDF ऑफ UV इज, तो यहां से आप क्या करेंगे, ज्वाइंट CDF ऑफ UV, सो U कॉमा V, सो प्रोबेबिलिटी कैपिटल U लेस देन इक्वल टू स्मॉल u, कैपिटल V लेस देन इक्वल टू स्मॉल v, ये है। तो प्रोबेबिलिटी U है G ऑफ x कॉमा वाई लेस देन इक्वल टू U कॉमा H ऑफ x कॉमा वाई लेस देन इक्वल टू V, इस तरह से है। ठीक, तो तो इसको क्या करोगे, अब फर्दर इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैसी सिचुएशन आएगी जैसे x बिटवीन, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो कुछ ऐसा मिलेगा। अब ये सॉल्व करने के बाद पता चलेगा कि क्या आएगा। तो काइंड ऑफ मैं अगर ऐसे लिखूंगी कि x मोर देन इक्वल टू समथिंग y, है ना, ऐसा आएगा। एंड ऐसे ही y कॉमा, अगर सॉल्व करोगे तो y मोर देन इक्वल टू समथिंग एंड लेस देन इक्वल टू समथिंग आएगा। इस तरह से कुछ मिलेगा। ये क्या मिलेगा, ये फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि gx और hx क्या है। ठीक है, एंड देन अगर आपने CDF निकाल लिया तो फिर से CDF का पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो PDF आ जाएगा। और दूसरा अप्रोच है जो कि ये वाला फॉर्मूला है, जैकोबियन मेथड, है ना, इसको बोलते हैं जैकोबियन मेथड। ये जो था दिस वाज, इसको बोलते हैं, है ना, जैकोबियन फॉर्मूला या जैकोबियन अप्रोच। तो ये जैकोबियन वाला फॉर्मूला है। अच्छा, ये जैकोबियन होता क्या है, यहाँ dx अपॉन dy था, यही अगर 2 वेरिएबल में लिखें तो क्या होगा, तो यहाँ जैकोबियन मेथड क्या होगा। तो देखो, एक मेथड है कि आप CDF निकालो, CDF से PDF निकालो। दूसरा मेथड है जैकोबियन लगा के PDF निकाल सकते हो कॉन्टिन्यूअस में। तो जैसे लेट x कॉमा वाई बी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेक्टर, ठीक है, देन हाँ, सो जैकोबियन मेथड जो फॉर्मूला है कि एक्स वाई बी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेक्टर,
जैसे यहाँ था ना वैसे ही है, पीडीएफ ऑफ एक्स इंटू जैकोबियन, तो यहाँ भी ऐसे ही है, जैकोबियन इंटू या पीडीएफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इन वेरिएबल एक्स वाई इंटू जैकोबियन। ठीक है, अब यहाँ टू वेरिएबल में जैकोबियन क्या होगा? सो जैकोबियन जो टू वेरिएबल में होगा, वेयर जैकोबियन जे ई, तो ये जो जे है यहाँ पे वो है पार्शियल डेरिवेटिव डेल एक्स वाई अपॉन डेल यू भी। ठीक है, सो डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल वी, डेल वाई अपॉन डेल यू, डेल वाई अपॉन डेल वी, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास। ओके जी, सो तो ये फॉर्मूला है, कुछ डाउट है तो बताओ। तो ये है कि हाउ टू अप्रोच, है ना, इस तरह से भी क्वेश्चंस आप देखो फिर डिस्कस करेंगे। फिर जैसे है प्रोडक्ट मोमेंट्स क्या होता है, एक मिनट, तो ओके, सो
तो कहाँ पे हम लोग, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट मोमेंट कैसे डिफाइन करेंगे, फिर है कोरिलेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ओके, तो मेनली इंडिपेंडेंट ऑफ रैंडम वेरिएबल, यहाँ तक है ना, ये ज्वाइंट वाला है, इसलिए ना नंबरिंग थोड़ा गलत हुआ है। 10 यहाँ से शुरू होगा, है ना, 10 एक्चुअली लिमिट थ्योरम नीचे होना चाहिए था, तो वहाँ से शुरू होगा। तो प्रोडक्ट मोमेंट क्या है, जैसे आपको याद होगा सिंगल रैंडम वेरिएबल में हम लोग प्रोडक्ट मोमेंट्स, है ना, तो इसमें जो आएगा हाँ जी, तो बताओ क्या होता है ये प्रोडक्ट मोमेंट। जैसे अभी आपने आरएथ मोमेंट लिखा होगा ना, सो आरएथ रॉ मोमेंट ऑफ एक्स, तो जैसे ये था ई ऑफ एक्स की पावर आर, ये था, ये सिंगल रैंडम वेरिएबल का बता रहा हूं। फिर ऐसे ही आरएथ सेंट्रल मोमेंट ऑफ एक्स, तो दिस इज ई ऑफ एक्स माइनस म्यू इसकी पावर आर, जहां पे वेयर म्यू इज ई एक्स, ये है। एंड तो ये तो हो गया यूनिवेरिएट केस में सिंगल रैंडम वेरिएबल के लिए। अगर ज्वाइंट के लिए बात करेंगे आप, तो उसमें जो होता है कि, है ना, एक और वर्ड आता है आरएथ फैक्टोरियल मोमेंट, है ना, ये भी है आरएथ फैक्टोरियल मोमेंट, है ना, ऑफ एक्स। तो ये आ जाएगा ई ऑफ एक्स, एक्स माइनस वन, एंड यहां तक एक्स माइनस आर माइनस वन, ये रहता है। तो ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट जो है
ठीक, एंड देन ठीक है, ये तो यूनिवेरिएट का हो गया। मल्टीवेरिएट में बात करें तो मल्टीवेरिएट में क्या होगा? मान लो ये पहला, दूसरा, तीसरा, अब मैं चौथा बता रहा हूँ। है ना, मान लो m प्लस एन इज, तो ऐसा लिखेंगे तो ये होगा एक्सपेक्टेशन x की पावर r इंटू या x की पावर m इंटू वाई की पावर n, या एम एन भी लिख सकते हैं, ऑर्डर m कॉमा एन। तो कई जगह m प्लस एन रहता है, कई जगह m कॉमा एन है, तो इस तरह से होगा, आप समझिए, है ना। तो जनरली दिस, और कई जगह आपको ऐसा लिखा होता है m प्लस एन। तो ये डिफरेंट बुक का डिफरेंट नोटेशन है ना। तो ये रहता है प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ ऑर्डर एम एन, या तो 2 वेरिएबल में लिखो या 1 में लिखो m प्लस एन, तो ये हो जाएगा। तो एम एन ही लिख के चलता हूँ, बेटर रहेगा, क्योंकि इससे क्लियर रहेगा कि x का m, y का n, इस तरीके से। ठीक है, तो मेनली ये डेफिनेशन है, और अकॉर्डिंगली आप वैसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये ज्वाइंट में ये यूनिवेरिएट का था, ये बाईवेरिएट में है। बाकी को रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे को रिलेशन या कोवेरिएंस पहले डिफाइन करते हैं ना, तो को रिलेशन आ जाएगा। तो कोवेरिएंस बिटवीन रैंडम वेरिएबल्स x एंड y, तो इसको लिखते हैं कोवेरिएंस x कॉमा y, है ना। तो ये क्या होगा? कोवेरिएंस बिटवीन x कॉमा y। तो वैसे तो जो डेफिनेशन है वो ये है, x माइनस ई एक्स एंड y माइनस ई वाई, इस पूरे का, है ना, ब्रैकेट है। तो आप ये तो ऐसा लिख लीजिए, ओके, x माइनस ई एक्स, वाई माइनस ई वाई। ठीक है, तो कोवेरिएंस बिटवीन रैंडम वेरिएबल्स x एंड y, तो ऐसा आ जाएगा। फर्दर इसको खोलोगे तो आपको ये मिलेगा ई ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस ई एक्स ई वाई। ठीक है, तो इस तरीके से है। को रिलेशन आप डिफाइन करेंगे, तो मान लो अभी के लिए ये लिख रहा हूं, दूसरा पॉइंट, को रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, इसको, तो ये सिंपल इसका फॉर्मूला है, कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई रूट अंडर वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू वेरिएंस ऑफ वाई। ठीक है, तो इस तरह से इसको जनरली लोग ऐसा भी लिखते हैं, सिग्मा एक्स वाई, कोवेरिएंस को, है ना। तो को रिलेशन जो होता है रो एक्स वाई रहता है, तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, है ना। वेयर जो सिग्मा एक्स है वो रूट अंडर वेरिएंस ऑफ एक्स है, एंड सिग्मा वाई जो है, जिसको आप सिग्मा एक्स एक्स का भी रूट कह सकते हैं, क्योंकि सिग्मा एक्स एक्स आप लेंगे तो वेरिएंस ही बन जाएगी। ठीक है, एंड सिग्मा वाई जो है रूट अंडर वेरिएंस ऑफ वाई है, जिसको आप रूट अंडर सिग्मा वाई वाई भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। सो
ओके जी, देख लो। तो ये फॉर्मूला हो गया। रेंज क्या होता है अगर आप लिखेंगे रेंज क्या है, तो ये जो आपका रो एक्स वाई है दैट विल बी बिटवीन -1 and 1। इनफैक्ट ये जो आपका सिग्मा एक्स वाई है कोवेरियंस, इसका रेंज कहां से कहां तक होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल। ओके गुड। अच्छा लास्ट ईयर 7-8 क्वेश्चन इस टॉपिक से हैं, तो पूछिए, आप ट्राई कीजिए। देखो मैं तो ये कर रहा हूँ जितने पीवाई क्यू, पहले सीयूटी के पीवाई क्यूज कर लो, जो भी क्वेश्चन नहीं होते आप डिस्कस करो, अभी भी पूछ सकते हो ना, जो टॉपिक करा रहे हैं उससे क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। तो ज्वाइंट वाला जो पीडीएफ होगा ना, मतलब जो प्रॉब्लम सीट होगा सीयूटी का, उसको सॉल्व कीजिए, सारा क्वेश्चन सॉल्व करो, नॉट जस्ट वंस, एटलीस्ट सॉल्व ट्वाइस थ्राइस फोर्थ फिफ्थ, कितनी बार कर सकते हो उतनी बार। मेनली फर्स्ट टाइम जो आसान लगे, सेकंड टाइम यू कैन इग्नोर दोज क्वेश्चन। आपको सेकंड टाइम में वो क्वेश्चंस मेनली करने जो फर्स्ट टाइम डिफिकल्ट लगे थे, थर्ड टाइम में वो क्वेश्चंस करो जो आपको सेकंड टाइम में डिफिकल्ट लगे थे, देन यू कैन पुट स्टार और समथिंग, सो टू रिकॉग्नाइज नेक्स्ट टाइम क्या चाहिए मुश्किल था, उस तरह से कुछ ये है। तो एटलीस्ट 5-6 बार सॉल्व कर लोगे ना, तो पूरा फिल्टर हो जाएगा क्वेश्चन कि कौन सा बहुत मुश्किल क्वेश्चन जो आपको नहीं आता, देन वर्क ऑन दैट एंड उसको भी सॉल्व कर लो, ये जरूरी है ना। सो रिविजन इज इंपॉर्टेंट, थ्योरी का भी और क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी, है ना। चलिए तो अभी हम आते हैं, तो इसका जो रेंज क्या है, व्हाट इज रेंज ऑफ दिस, तो ये होगा सिग्मा एक्स सिग्मा वाई या माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, ठीक है। तो कोई डाउट इसमें? ठीक है, और क्या पूछ रहा जानना है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, तो इस पर आते हैं। मेनली जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है आपका, ठीक है, तो इसमें दो मॉडल है, रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई एक ये मॉडल है, दूसरा रिग्रेशन ऑफ वाई या रिग्रेशन लाइन ऑफ, है ना, रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई एंड देन रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, ठीक है, ये चीज है। सो रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई एंड देन रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स।
तो ये जो मॉडल होगा दिस इज x इज इक्वल टू मान लो a प्लस बी वाई, है ना, एंड प्लस एप्सिलॉन लिखना चाहो लिख सकते हो, बट मुझे मॉडल ये होता है। एंड यहाँ पे जो आएगा दिस इज y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एप्सिलॉन, है कोई दूसरा ले सकते हो मान लो वैसा, या मॉडल ऐसे लिखना एक्स आई बराबर है ना एप्सिलॉन आई, यहाँ वाई आई बराबर अल्फा प्लस एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई। तो ये 2 मॉडल्स हैं, ठीक है जी। तो वैसा है। एंड देन फर्दर इसमें क्या होता है कि आपको लगाना होता है एस्टिमेटर निकालने होते हैं। मेनली जो ज़रूरत पड़ती है आपको तो एक क्वेश्चन ना बी एक्स एक्स जो होता है हमारे पास कोएफिशिएंट होता है, यहाँ स्लोप होता है ना। तो एक तो जो है एक होता है बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, ये नोटेशन आप जानते हो। बी एक्स वाई क्या होता है, नोटेशन पता है आप लोगों को। बी एक्स वाई मतलब क्या है, स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन वाई एक्स ऑन वाई, है ना, स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई, इसका मतलब ये होगा स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई। और एक है नोटेशन लिख रहा हूं, स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स, इस तरीके से। एंड एक टर्म आएगा आर, यहां लिख देता हूं, है ना। तो आर यहां पे जो होगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ये होता है ना। तो इन तीनों में क्या रिलेशन है आप लोग को आइडिया है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन दीज 3? जियोमेट्रिक ओके, कोरिलेशन कोएफिशिएंट होगा ना आर। कोरिलेशन को भी लिखते हैं। अच्छा रिग्रेशन को भी तो वही था बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स ना, एक मिनट। तो जियोमेट्रिक होता है तो वो इसको उसका। तुम इसको रिग्रेशन कोएफिशिएंट लिख सकते हैं ना, एक मिनट। कोरिलेशन बिटवीन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट ना, ठीक है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी एक्स वाई बी वाई एक्स है। अंडर रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, जी वो जी, आर हाँ हाँ। जियोमेट्रिक मीन सो होता है उसका। इसको रिग्रेशन कोएफिशिएंट इसको बोलते हैं ना, ये मैं यहाँ जो है इसको बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, है ना। तो इसका जो नोटेशन स्लोप लिखे थे ना, दिस इज रिग्रेशन कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, है ना, रिग्रेशन कर्व एक्स ऑन वाई। एंड ये होगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स। चलिए इसको ना देखिए थोड़ा सा इसको मैं अलग अलग लिखता हूँ। तो यहाँ जो है ठीक है ऑफ वाई ऑन एक्स। तो यहाँ पे जो है आपके क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो वो क्या है, स्लोप क्या होता है वो, है ना, y बराबर एम एक्स प्लस सी, सरस होता है ना, यहाँ b आएगा ये और ये आएगा बीटा, ये ना, इसको अगर इसमें लिखे अगर हम वैसे ही है। एंड r है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स वाई, है ना, जो एक्स वाई यहाँ पे है यही है। तो इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, जो फॉर्मूला हमारे पास है कि ये जो इन तीनों में क्या रिलेशन है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं। सो देन
जो आप r जानते हो ये होगा प्लस माइनस रूट अंडर, या ऐसा लिख दें कि आर स्क्वायर, जो आप ज्योमेट्री कह रहे थे ना, सो r इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। और एक कंडीशन ये भी है कि तीनों का साइन सेम होगा, वेयर ये जो r बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स हैव सेम साइन। सेम साइन मतलब तीनों या तो पॉजिटिव होगा या तीनों नेगेटिव होगा। अगर जैसे बी एक्स वाई बी वाई एक्स पॉजिटिव है तो आर भी पॉजिटिव होगी। सो तीनों का सेम साइन होना चाहिए। एंड ये दोनों रिग्रेशन लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये बोथ रिग्रेशन लाइन इंटरसेक्ट एट, कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, एक्स बार कॉमा वाई बार। तो इन दोनों रिग्रेशन लाइन का जो इंटरसेक्शन है वो है एक्स बार कॉमा वाई बार। ये कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ रिग्रेशन कर्व का, है ना। इस तरह से अगर लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन निकालोगे तो वो भी निकाल सकते हो आप। सो मेनली लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर क्या होते हैं उस पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर। तो सर इसका जो एस्टिमेटेड लाइन होता है उसको कंडीशनल के फॉर्म में भी तो लिखते हैं। हाँ हाँ हाँ, वैसे अगर आप लिखेंगे तो इसको ऐसा भी लिख सकते थे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई इज ए प्लस बी वाई। अगर जरूरत पड़ती है तो इसको भी, कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। सो दिस इज अल्फा प्लस बीटा एक्स, तो ऐसा भी लिख सकते हैं आप, है ना। तो ये भी डेफिनेशन है, कई बार इस पे भी क्वेश्चन होता है। ठीक है, लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर लिखेंगे तो मैं एक का लिख देता हूं। सो कंसीडर सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल आपके पास मान लीजिए ये है ना, y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एप्साइलॉन, मान लो इस तरह से है। ठीक, विथ ऐसा होगा जहां पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्सिलॉन आई इज 0 एंड वेरिएंस ऑफ एप्सिलॉन आई इज सिग्मा स्क्वायर फॉर ऑल आई। ऐसा है ना। n मतलब आपके पास डेटा है, मतलब ऑर्डर पेयर्स हैं, n पॉइंट्स हैं एक्स वाई प्लेन में। ठीक है ना, मतलब ये कह सकते हो कि वी हैव n पॉइंट्स इस तरह से, x1 y1 x2 y2 एंड ऐसे ही xn yn। ठीक है, इस तरह से होगा। तो n पॉइंट्स होंगे x1 y1 x2 y2 एंड अप टू xn yn, ऐसा। तो द ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर, है ना, ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर ऑफ जो पैरामीटर्स हैं यहाँ पे अल्फा एंड बीटा आर, तो अल्फा हैट लिख देता हूँ एंड बीटा हैट। ठीक है, इस तरीके से। तो ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर लिखेंगे अल्फा हैट का, तो ये आएगा वाई बार माइनस बीटा हैट टाइम एक्स बार। सही है जी, देख लो। सो बीटा हैट, हैट मतलब एस्टिमेटर, जहां हैट लगा रहे वो एस्टिमेटर है। एंड बीटा हैट अगर आप फाइंड करेंगे तो
ठीक है। सो अल्फा हैट वाई बार माइनस बीटा हैट इंटू एक्स बार, एंड बीटा हैट जो होगा आपके पास वो आएगा एस एक्स वाई अपॉन एस एक्स एक्स। क्या लिखेंगे, एस एक्स वाई है ना, वाई ऑन एक्स है, तो एस एक्स वाई अपॉन एस एक्स एक्स। इसका क्या मतलब है, दिस इज समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार अपॉन समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n, ये हो जाएगा, एंड आई फ्रॉम 1 to n। ओके है, ठीक है जी, इससे आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा आंसर। और यही एस्टिमेटर्स जो हैं, ये जो अल्फा हैट एंड बीटा हैट आर अनबायस्ड, ये अनबायस्ड भी है, एमएलई भी है, अनबायस्ड है, एमएलई है, और क्या होता है, ऑफ अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये है। फर्दर अगर आपसे पूछा जाए, मतलब यही जो अल्फा हैट बीटा हैट में लिखा है, ये लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर तो है ही, साथ में मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर भी है, साथ में ये आपका अनबायस एस्टिमेटर भी है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप एक्सपेक्टेशन ऑफ अल्फा हैट निकालोगे, अल्फा आएगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा हैट निकालोगे, बीटा आएगी, वेरिएंस ऑफ अल्फा हैट निकालोगे क्या आएगी, किसी को याद है तो बताओ, वेरिएंस ऑफ बीटा हैट निकालोगे तो क्या आएगी, व्हाट इज द फॉर्मूला, देख के बताओ। याद आया किसी को, एनीवन? आपकी क्लास कितने में, 9 बजे तक है ना, तो हम्म सिग्मा स्क्वायर अपॉन एस एक्स। सिग्मा स्क्वायर अपॉन किसका, अल्फा, अल्फा का, यस सर। सिग्मा स्क्वायर अपॉन एस एक्स एक्स, और इसका सिग्मा स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 अपॉन n प्लस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एक्स बार स्क्वायर अपॉन एस एक्स एक्स। ठीक है, फिर आगे है फर्दर, ये तो आ गया। कुछ रिजल्ट्स ऐसे ही हैं, जैसे कोवेरिएंस बिटवीन वाई बार एंड, अगर आप बीटा हैट, इतना आता है, ये बेसिक रिजल्ट है, 0 आएगा।
और अगर कोवेरियंस निकालेंगे तो कितना आएगा? कोवेरियंस बिटवीन अल्फा हैट एंड बीटा हैट, कोवेरियंस बिटवीन अल्फा हैट एंड बीटा हैट, ये कितना आएगा? तो इसका फॉर्मूला क्या है? तो ये जो आएगा, ये आएगा माइनस ऑफ एक्स बार अपॉन एस एक्स एक्स इंटू सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब कुछ फॉर्मूला है जो डायरेक्ट ऑप्शंस में रहेगा, कि मान लो जो ऑप्शंस में इस तरह के, ये सब ऑप्शन में होगा, है ना। इसी को चेंज कर देगा कहीं, मान लो ये पूछ लेगा, ये ऑप्शन में रहेगा, ये पूछेगा, इसको डाल देगा, तो ऐसे गलत सही करके ऑप्शन बना देते हैं। तो इस तरह के ना ऑप्शंस मिलेंगे। तो ये इसी का कंटिन्यूएशन था, ये जो आपको दे रखा है ना, इसके अकॉर्डिंग। तो बेसिक ये है रिग्रेशन के लिए इतना ही, जो काफ़ी आपके एग्जाम की जरूरत के लिए। अब आते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंस कैसे चेक करेंगे? तो इंडिपेंडेंस के लिए आप चलो ये लिख देता हूँ अगले पेज। इंडिपेंडेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, ठीक। जैसे मान लीजिए दो रैंडम वेरिएबल एक्स वाई है, तो डेफिनेशन लिखेंगे, टू रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर said to be independent if and only if joint CDF of xy is equal to marginal CDF of x into marginal CDF of y। ठीक है, क्योंकि CDF में डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस, CDF का डेफिनेशन कॉमन है और रिप्रेजेंटेशन कॉमन रहता है ना। तो ज्वाइंट CDF एक्स वाई प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल CDF ऑफ एक्स वाई। फर्दर इसी को आप अगर वैसे थ्योरम के तौर पे लिखोगे, तो जैसे थ्योरम या रिजल्ट कि टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स वाई, है ना, टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स वाई आर independent if and only if डिस्क्रीट है ना, तो ज्वाइंट PMF ऑफ xy is equal to marginal PDF of x into marginal PDF of y for all x belongs to R, y belongs to R। Two continuous random variable are independent if and only if joint PDF of xy is equal to marginal PDF of x into marginal PDF of y for all x belongs to R, y belongs to R। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो ये हो गया आपका
तो ये हो गया मेनली डेफिनेशन, है ना। फिर कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे लिख रहे थे, अगर आप लिखेंगे प्रॉपर्टीज़ में कि कोवेरिएंस और इंडिपेंडेंस में क्या रिलेशन है, तो थ्योरम ये है कि लेट एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, है ना, एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, देन जो कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई इज 0 एंड फर्दर देन कोरिलेशन बिटवीन एक्स वाई ये भी 0 होगा, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। एंड कन्वर्स ट्रू नहीं है, अगर कोवेरिएंस 0 है डजंट गारंटी इंडिपेंडेंस। अगर एक्स वाई के बीच का कोवेरिएंस 0 है देन एक्स एंड वाई मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट। फिर जैसे कुछ फॉर्मूला लिखूं अगर मैं, है ना, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई 0 डजंट इम्प्लाई, है ना, ठीक है, या मैं ऐसा लिखूं कि देन एक्स एंड वाई मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट, ठीक है, एक्स एंड वाई मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट, ऐसा है रैंडम वेरिएबल्स। सो दूसरा आप निकालेंगे वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई, सो ये होगा वेरिएंस ऑफ एक्स वेरिएंस ऑफ वाई प्लस 2 टाइम कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई, ठीक है, ये हो जाएगा। एंड ठीक है, अगर यहीं माइनस होता तो बस यहाँ चेंज आएगा, बाकी सेम है, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूला है जो आप यूज़ कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन में कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई है तो ये सिंपली एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। फर्दर अगर आप आए तो ये वाला टॉपिक खत्म हो जाता है, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो गया। अब मेन आता है लिमिट थ्योरम्स। तो लिमिट थ्योरम्स में आपको वैसे तो इन्होंने 2 ही चीज़ें लिखी हैं, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर एंड सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो अगर मैं सीधा सीधा यहीं से स्टार्ट करूं लिमिट थ्योरम में, तो जैसे पॉइंट में सीधा सीधा वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर लिख देता हूं, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। तो ये क्या कहता है, ये एक थ्योरम है एक्चुअली, है ना, आप देखेंगे तो ये एक थ्योरम है। तो ये जस्ट एक थ्योरम है, ठीक है। और ये थ्योरम कहता क्या है, तो इसका जो स्टेटमेंट है कि लेट x1 x2 डॉट डॉट xn बी IID रैंडम वेरिएबल्स with common mean mu and वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। देन हालांकि इसे जरूरत नहीं है, लेकिन देन ये कहता है कि एक्स बार आप जानते हैं ना, सैम्पल मीन, जैसे हम लोग जब एक्स बार लिखते हैं तो 1/n समेशन xi, ठीक है ना, सैम्पल मीन बोलेंगे। एक्स बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू पॉपुलेशन मीन। अब ये कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो इसको फर्दर मैं डिफाइन करूं तो मतलब यही है ना। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है दैट इज, इसका मतलब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0, ऐसे ऐसे लिखे, दैट इज, इसका क्या मीनिंग है मैं वो लिख रहा हूं। इसका मीनिंग है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी एक्स बार माइनस म्यू लेस देन एप्सिलॉन, तो ये 1 होगा फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0, ठीक है। तो ये है, एंड इसी को आप दूसरे तरीके से लिखेंगे तो दैट इज
लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स बार माइनस म्यू मोर देन एप्सिलॉन, सो दिस इज 0 फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0, ऐसा आ जाएगा। एंड ये इसका है ना, दिस इज इक्वलेंट टू दिस इज इक्वलेंट टू दिस, ये तीनों एक ही बात है, मतलब एक ही चीज़ को हमने तीन अलग तरीके से लिखा है, दैट इज अ डेफिनेशन, ठीक है। मतलब ये इसका डेफिनेशन है। और ये वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर ये कहता है कि जो सैंपल मीन है उसकी वैल्यू जो होगी दैट विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू एक्चुअल पॉपुलेशन मीन, ठीक है, नंबर, तो ये नंबर के इक्वल रहेगा, ठीक है। सो ये वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहता है, तो ये भी एक थ्योरम ही है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो ये जो है आपका कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहता है, तो दिस सेज, हाँ हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि सैंपल मीन हमेशा कंसिस्टेंट होता है क्या? हाँ, सैंपल मीन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। सर अगर उसमें मतलब ये स्पेसिफिकेशन नहीं मांगेगा कि वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर का अजम्पशन सेटिस्फाई करना चाहिए? नहीं, मतलब तो वो हमने finite अज्यूम कर नहीं। लिया, नहीं, वो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर ये कहता है कि मीन फाइनाइट है तो ओके है, तो अजम्पशन सेटिस्फाई होगा ही यहाँ पे, अजम्पशन की जरूरत नहीं है, वो अजम्पशन तब है जब कुछ वो ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगा। अगर आपके पास कोई आईआईडी रैंडम वेरिएबल है ना, आईआईडी है और उसका मीन फाइनाइट है पॉपुलेशन मीन, तो सैंपल मीन विल ऑलवेज कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू पॉपुलेशन मीन, ऑलवेज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर होगा, तो सेटिस्फाई करेगा हमेशा। फर्दर इसको हम और आगे लिखते हैं ऑल्सो, अगर इसको जैसे अभी मैंने ये लिखा है कि 1/n समेसन एक्स आई फ्रॉम 1, ये कोई एक्स बार था, कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू, म्यू क्या है, ई एक्स है, मैं इसी लाइन को रिपीट किया हूँ, एक्स बार ई मीनिंग दिस एंड म्यू मीन्स दिस, एक्स जहाँ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो म्यू इज यही, तो इसको आप आगे भी लिख सकते हो कि 1/n समेसन एक्स आई की पावर आर आई फ्रॉम 1 to n कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ई ऑफ एक्स की पावर आर, ठीक है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है जी, तो ये आ जाएगा आपके पास। सेंट्रल थ्योरम पे आते हैं, है ना, यहाँ आर कोई भी नेचुरल नंबर चलेगा, फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आर 100 है तब भी चलेगा, तो मतलब ये है कि rth सैंपल मोमेंट विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू rth पॉपुलेशन मोमेंट, ये कहता है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहता है कि लेट x1 x2 xn बी आईआईडी, अरे लेकिन गूगल कर रहा था जैसे मैं, तो उसमें कुशी और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के केस में तो सैंपल मीन का कंसिस्टेंट एस्टिमेटेड नहीं हो रहा है। कौन से एग्जांपल बताओ, तो कुशी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उल्लू, जब हम यहाँ म्यू लिख रहे हैं तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि म्यू एग्जिस्ट कर रही है, हमने यहाँ क्या लिखा है विथ कॉमन मीन म्यू, तो हम ये शुरू में ही एज्यूम कर रहे हैं कि मीन एग्जिस्ट कर रही है ना। अगर मैं लिख रहा हूँ मीन म्यू है, मतलब ये मान रहा हूँ कि म्यू फाइनाइट है, तो कॉची में ये थ्योरम अप्लाई ही नहीं होगा, है ना, ठीक है। ये ये तो उसका काउंटर हो गया ना, वही पूछ रहा था कि वो नहीं, weak काउंटर log नहीं की- हुआ, आपको वो समझ नहीं आ रहा है। जैसे काउंटर कैसे हुआ, जैसे हमने कहा कि x1 x2 आई रैनो विथ कॉमन मीन म्यू, तो म्यू क्या है आपके क्वेश्चन में, एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो फिर आगे आप कैसे बढ़ जाएंगे जब यहीं पे फेल हो गया। आपको पढ़ा ना, इफ चीजें ट्रू हैं तभी हम देन के बारे में सोचेंगे ना, जब इफ फॉल्स है तो देन तो होगा ही नहीं। जैसे ये वैसे ही बात होगी जैसे हम बोलते हैं कि जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, उल्टा बोल, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कॉन्टिन्यूअस होगा, ये बचपन में पढ़ा होगा आपने, जो Yes, फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कॉन्टिन्यूअस होगा। तो मैंने ये कहा, अब आप कह रहे हो मॉड एक्स जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कॉन्टिन्यूअस होगा, और आप मुझे ये कह रहे हो कि मॉड एक्स तो डिफरेंशिएबल है ही नहीं, थे काउंटर एग्जाम्पल हो गया। कहाँ काउंटर एग्जाम्पल मॉड एक्स हो गया उसका, तो समझ आ रहा है। मैं ये, अगर वो ये कहता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है देन वो कॉन्टिन्यूअस होगा, ये थ्योरम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम कह रहे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ऐसा हम कह नहीं रहे।
तो आपका मैथमेटिकल लॉजिक्स वीक है या मैथमेटिकल रीजनिंग आपका वीक है, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी स्ट्रांग नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि आपने ढंग से रिवाइज नहीं किया। एक दो बार भाई थोड़े ना, आपने सुना होगा ना, जो बाल्टी आधी रहती है वो ज़्यादा है ना, पानी उससे बाहर निकलता है, बिकॉज वो चीज़ें। तो आपको समझना ये पड़ेगा कि जैसे, अच्छा कि आपने पूछ लिया, मैं बता दूँ क्या चीज़ें हैं। तो होता क्या है ना कि इसलिए मैं क्यों कहता हूँ बच्चों को 10 बार रिवाइज करो, 50 बार रिवाइज करो, कि वो थोड़ी बहुत जो आपको अभी मिसकंसेप्शन है या जो चीज़ें क्लैरिटी नहीं, वो क्लैरिटी आ जाएगी ओवर टाइम। ठीक है, तो जैसे हम ये कह रहे हैं कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कॉन्टिन्यूअस, सो दिस स्टेटमेंट डजंट मीन कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल मीन्स नॉट कॉन्टिन्यूअस, ऐसा नहीं कह रहा है। वो सिर्फ इतना कह रहा है कि डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे आते हैं, वही कॉन्टेक्स्ट यहाँ लगाते हैं। ये कह रहा है कि कोई आईआईडी रैंडम वेरिएबल है, फाइनाइट मीन म्यू है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, तब ऐसा होगा। अगर मीन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता है। तो कंक्लूजन तक हम तब पहुंचेंगे ना जब इफ वाला पार्ट सही होगा। इफ पार्ट अगर ट्रू है तभी वो कंक्लूजन गारंटी देगा। इफ पार्ट अगर ट्रू नहीं है तो कंक्लूजन कुछ भी हो सकता है, ट्रू फॉल्स, उसको कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा। तो यहां लिखे कॉमन मीन म्यू है ना, तो आपको ज्यादा दिक्कत, यहां लिख लो कॉमन फाइनाइट मीन म्यू, वो चीजें हैं। सो मतलब एक होता है अप्लाई नहीं होना, एक होता है काउंटर एग्जाम्पल, दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है ना, जैसे एग्जाम मैं अभी क्या कर रहा था, डिफरेंशिएबल इंप्लाइज कॉन्टिन्यूअस। अब मैं कहूंगा मॉड एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है, तो आप कहोगे थ्योरम गलत हो गया। कहाँ गलत हो गया? थ्योरम सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी गारंटी दे रहा है, डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यू, डिफरेंशिएबल नहीं तो थ्योरम कुछ कह ही नहीं रहा, तो थ्योरम अप्लाई नहीं होगा, वो काउंटर एग्जाम्पल नहीं हुआ। काउंटर एग्जाम्पल इज डिफरेंट थिंग है ना। काउंटर एग्जाम्पल कब होगा? जब मीन एग्जिस्ट करता और उस केस में एक्स बार म्यू पे नहीं जाता, तब काउंटर एग्जाम्पल होता। ठीक है, तो काउंटर एग्जाम्पल अलग है और थ्योरम अप्लाई नहीं होना अलग चीज है। हाँ सर, जैसे एग्जाम में 4 ऑप्शंस है, उसमें मेंशन नहीं है कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। कि सैंपल मीन इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन, सैंपल मीन इज कंसिस्टेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। तो पहला ऑप्शन है जैसे सैंपल मीन अनबायस्ड है फिर कंसिस्टेंट है ऐसे करके, तो वो मतलब कंसिस्टेंट वाला फिर करेंगे कि नहीं करेंगे ये पूछ। हाँ हाँ, मतलब मेन है कि इफ इट एग्जिस्ट, वो लिखा रहेगा, क्वेश्चन अगर कंप्लीट होगा तो वो लिखा रहेगा कि मीन एग्जिस्ट फाइनाइट मीन, जैसे है ना कि विथ मीन म्यू, अगर लिख दिया मीन म्यू है तो मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि मीन एग्जिस्ट कर रही है, वो हिडन है, तो उस केस में मीन एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, ओके आनंद जी। सो हाँ, CLT यू कैन से, क्या पूछ रहे हैं जी? CLT सिलेबस में जितना सेंट्रल लिमिट थ्योरम में सिर्फ उतना ही आएगा। हाँ, जो सिलेबस है मैं तो वही कराऊंगा, बाहर का आएगा तो आपको देखना है ना, मतलब आना तो नहीं चाहिए ना, मतलब जो इंसान पेपर बनाएंगे वो तो सिलेबस भी देखेंगे ना, ये चीज़ें। तो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आएगा। तो x1 x2 xn भी आईआईडी रैंडम वेरिएबल विथ फाइनाइट मीन म्यू एंड फाइनाइट वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो देन तो ये कहता है कि जो सैंपल मीन है माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन, है ना, ये जो क्वांटिटी है दैट विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू जेड वेयर जेड इज नॉर्मल 0 1। ठीक, अब ये स्टेटमेंट है कि ये जो रैंडम वेरिएबल है दिस विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1, है ना, या इसी को बोल सकते हैं एक्स बार जो है, एक्स बार का असिम्प्टोटिक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है सैंपल मीन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू, या असिम्प्टोटिक डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर बाई एन, दैट यू कैन से। तो यहाँ पर मतलब ये है दैट इज, इसका मैं डिफाइन कर रहा हूँ, इसका मतलब है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन लेस देन इक्वल टू टी, सो दिस विल बी इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू टी फॉर ऑल t बिलोंग्स टू r। तो इसका मीनिंग ये है मैथमेटिकली, मतलब CDF ऑफ
इस रैंडम वेरिएबल का जो CDF है वो Z के CDF के बराबर होगा। तो जैसे ये अगर इसका अगर कंटिन्यूअस मान लो है तो इसका PDF Z के PDF के बराबर होगा, वैसा है ना, इस तरीके से। यू कैन से फॉर लार्ज N सैंपल मीन हैज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन म्यू वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। तो ये स्टेटमेंट है। मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ आपको, मेनली CUET वाला ही। तो अभी हमने आज इतना पार्ट थ्योरी और नहीं पढ़ाऊंगा, अब जितना टाइम बचा उसमें क्वेश्चंस कराएंगे। तो अभी समझो हमने अभी ये डिस्कस किया ना पिछले कल और आज में, कल और आज में, ये इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। तो मेनली रैंडम वेरिएबल वाला जो प्रॉब्लम सीट था वो दोनों मिला के था। अभी दो प्रॉब्लम सीरीज में होगा आई थिंक, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन वाला और लिमिट थ्योरम वाला। देख लेते हैं, है ग्रुप में, देखिए जरा उसको। मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे। सो एक तो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन वाला, एक लिमिट थ्योरम वाला, ठीक है। सो अच्छा, मैं देखो भेजो ग्रुप में, जिनको मिलता है भेजो वो वाले ग्रुप में। सो क्या था, मैंने भेजा ना आपका, देखो पहले मैंने भेज रखा है ना, उसको ग्रुप में फॉरवर्ड करो। मैं यहाँ ओपन करता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ और आपका होमवर्क होगा बाकी, है ना। तो ज्वाइंट का आपने भेजा है, ठीक है, इसको यहाँ ओपन कर देता हूँ। और देखिए लिमिट थ्योरम का भी होगा, उसको भी भेजिए। लिमिट थ्योरम का है, देखिए मैंने भेजा, उसमें लिमिट थ्योरम भी होगा। लिमिट थ्योरम नहीं उसमें होना चाहिए। estimation, hypothesis, random variable, matrices, differential sequence series, sampling design, descriptive। तो नहीं, लिमिट का क्वेश्चन जॉइंट में ही है। मे भी हो सकता है उसी में हो, मतलब एस्टिमेशन वाले में डाल दिया हो, जैसे लग रहा है एस्टिमेशन के साथ ही होगा फिर, ठीक है। तो लिमिट थ्योरम हटा के जैम वाला प्रॉब्लम सीट आप कर सकते हो, तो उससे थोड़ा आपकी क्लैरिटी आ जाएगी, आप चाहो तो, है ना। जो जैम का प्रॉब्लम सीट होगा मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ, ये जो बच्चे जैम वाले बच्चे हमारे यहाँ होंगे उनको पता होगा, तो वो कर लो काइंड ऑफ, है ना, जस्ट प्रैक्टिस के लिए कि आपको पता चले कैसे क्वेश्चंस करने हैं। वो जो CUET वाले एस्टिमेशन में ही ऐड कर दिया होगा तो एस्टिमेशन में ही मिल जाएगा। बट अभी के लिए अगर प्रैक्टिस करना हो तो आप लिमिट थ्योरम कर सकते हो। अगर ड्राइव में सब है, ड्राइव में जाकर सर्च करोगे ना तो ही आपको लिमिट थ्योरम में कोई मैसेज मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं भेज देता हूँ ग्रुप में। तो जब आप देखेंगे जैम गेट नेट तीनों का है। अच्छा, जैम गेट का तो कुछ पुराना वाला मिल गया।
ठीक है, देखो तो पहले जो है इसी को ओपन करते हैं जॉइंट वाला, फिर उसमें एस्टिमेशन वाले में आपको लिमिट थ्योरम में क्वेश्चन मिल जाएंगे, या मैंने प्रॉब्लम शीट भेजा है, इसको सॉल्व कीजिए और डाउट हो तो पूछिए। तो कल मैं ये थ्योरी स्टार्ट करूंगा, तभी क्या है, एक क्लास में ये, दूसरी क्लास में ये, तीसरी क्लास में ये, है ना, तभी टाइम है ना, हो जाएगा इस महीने ये पार्ट खत्म हो जाएगा, और इसमें ना फरवरी एंड तक। फिर मैथ वाला पोर्शन भी है, वो भी करवा दूंगा, तो ठीक। तो इसमें आप देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ। जैसे ये तो डिस्क्रिप्टिव का अलग ही क्वेश्चन है ना, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन इन्होंने यहाँ डाले हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट देख के, तो हालांकि फॉर्मूले से कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसको, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का है जो पहला टॉपिक था, उसके क्वेश्चन है, उससे हो जाएगा। दूसरा जैसे ये है, तीसरा कुछ थ्योरम्स हैं, प्रूव भी कर सकते हो, थ्योरम से भी हो जाएगा। देखो क्वेश्चंस पढ़ोगे तो आपको आइडिया लगेगा क्या रिजल्ट अप्लाई करता है। तो कौन सा बताऊं, तुम लोग देखो, एक प्रॉब्लम से है ना ग्रुप में, बोलो देखो जो मुश्किल लग रहा है पूछो, मैं भी बता देता हूँ कुछ। बाकी आपका काम है कल इसको सॉल्व करके आना, जो कल डाउट रहेगा वो पूछ सकते हो, पुराने से भी पूछ सकते हो, रैंडम वेरिएबल में जिन लोगों का जो भी डाउट हो वो पूछ सकते हो आप। अभी देख लो एक बार कौन सा क्वेश्चन बताऊँ, तो जो आप कहोगे वो बता दूंगा। इसमें से कितने हैं, अरे जो सिंसियर बच्चे हैं ना, जो खुद सॉल्व करते हैं या करेंगे, तो देख लो और फिर। सर हाँ सर एक ऐसा केस समझा दीजिए ना जिसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं, मतलब 2 वेरिएबल्स, फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो उसमें सर जब लिमिट्स निकालते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बाद तो काफ़ी मैसी हो जाता है हाउ डू यू नो मैसी हो जाता है, सर, केसेस बन जाते हैं ना काफ़ी सारे, तो फिर उसमें वही से तो आपको वही तो पूछ रहा हूँ, हाउ डू यू नो। सर तो फिर वो तो वो दूसरा क्वेश्चन ग्राफ भेजो ना। बनाना होता है। अब मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें ऐसे ही होगा ही नहीं, तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। तो यू सेंड में 2 क्वेश्चन जहां ऐसा हो जाता है। अब मुझे वैसा क्वेश्चन भेजो ग्रुप में, मैं भी सॉल्व करता हूँ। सर मुझे मिलेगा, मैं अभी भेज दूंगा 11 बजे तक। हाँ भेजो, ढूंढना 11 बजे पड़ेगा। ज्वाइन करो, डाउट क्लास ढूंढो। मेन क्या है ना, यही दिक्कत है कि जैसे आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन मिला ही नहीं, आपने कोई थ्योरी बना ली मन में, आपके पास कोई क्वेश्चन है, सॉल्व किया नहीं होता, डेली डाउट क्लास हो रही, यू आस्क, नहीं पूछोगे तुम्हारा लॉस है इसमें, है ना, और फिर तुम्हारा क्वालिफाई नहीं होगा या अच्छे रैंक नहीं आएंगे। क्योंकि जिनको जहाँ डाउट होता है सेम टाइम में बच्चे पूछते हैं, है ना। जैसे इस बार भी अब देखो टॉप 10 में कुछ बच्चे आएंगे यहाँ से, जैम में भी, गेट में भी, इससे हैं। ये वो बच्चे हैं जो खुद मेहनत किए हैं, है ना, ये चीज़ है। और वो मुझसे वही पूछते हैं जो उनको नहीं आता है। अब आप जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, आप ये कहना चाह रहे हो कि बस आप कुछ ऐसा बता दो कि मुझे सारे क्वेश्चन हो जाए, तो ऐसा कभी दिन आएगा ही नहीं। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि यू सॉल्व लॉट मेनी क्वेश्चंस जहाँ आपको दिक्कत है, एंड जो भी डाउट है वो पूछ लो, तो हो गया क्लियर। जैसे आप ऐसा क्वेश्चन जैसा आप पूछ रहे हो, आपको लग रहा है ऐसा हो जाता है, तो यू सेंड मी 1 क्वेश्चन जहाँ वैसा होता है, फिर मैं ट्राई करूंगा, और होपफुली नहीं होगा मेरे साथ ऐसा। ये चीज़ें हैं, तो आप जब पूछोगे तो पता चलेगा। एनीवे तो इसमें से बताओ, इसमें से कोई क्वेश्चन है दैट यू वांट मी टू सॉल्व। ग्रुप में पेपर है, चेक करो, इसमें 673 क्वेश्चन है टोटल। सारा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मतलब जो टाइम बचा है 15-20 मिनट बचे हैं, इसमें तो नहीं पता, अब 11 मिनट बचे हैं, है ना, देख लो। तो सी क्वेश्चन बताओ कौन सा कराने हैं। बाकी आपकी जिम्मेदारी है कि इसको पूरा सॉल्व करना, बिकॉज अगर आपको एग्जाम सच में क्वालिफाई करना है तो उसकी तैयारी घर पे होती है ना। तो जो बच्चे घर पे अच्छा प्रिपेयर कर रहे हैं उनका ही एग्जाम अच्छा होगा, जो घर पे नहीं कर रहे उनका तो खराब होना ही है, ये चीज़ है। तो देखिए 73 पूछ रहे हैं, 73 ट्राई करते हैं, तो है ना। जैसे अब से क्या फ़ायदा हो जब आप सॉल्व करके आओ ना, क्योंकि मैं डिटेल में तो एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए ऐसे है ना 15-15 दिन क्लासेस होती हैं, लेकिन अभी चूंकि हमारे पास टाइम नहीं है, एग्जाम में बचे हैं, जैसे आज से देखोगे तो मुश्किल से कितने हैं, 7 दिन, ये 9 दिन, है ना, 15-16 दिन, 15-16 दिन अभी भी है ना। 11 दिन है सर, जी 11 दिन बचे। 11 दिन बचे ना, वही तो अराउंड क्या डेट है आज, 25, सॉरी 25 में 30 से मत रहा हूँ, तो 25 से 5 दिन वो, हाँ मतलब 9 को एग्जाम है ना, तो यस सर। तो कितने का महीना है ये, फरवरी है ना। ओ अच्छा, मैं 28। तो 30 दिन लगा रहा हूँ इसीलिए। एक मिनट, मैं भी पहले वही लगा रहा हाँ था। हाँ हाँ ठीक है। एनीवे तो 7, 3, 10 से 11 दिन है। तो 11 दिन है आपके पास बस, तो इसलिए मुझे जल्दी कराना पड़ रहा है क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। जैम में मेरा डिटेल में ना, जैम में हम 6-6 महीने पढ़ाते हैं सिलेबस पूरा यही, लेकिन अभी मुझे इसी को है ना, जो भी 20-25 दिन 1 महीने मिले उसमें कराने हैं। चलिए ट्राई करते हैं। तो ये क्या है,
if all the zero order correlation coefficient of a set of n variates are equal to rho, then every third order partial correlation coefficient. अब ये इस टॉपिक का ही नहीं है ना पार्शियल कोरिलेशन, ये हालांकि डिस्क्रिप्टिव का है, ये है ना, वैसे ये भी डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन है, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है ये। फॉर्मूला लिखा था पार्शियल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन, उससे हो जाएगा। तो ये इस टॉपिक का नहीं है मेनली, अभी मैं पूछ रहा हूँ जो इस टॉपिक के क्वेश्चन है ना, जो 2 वेरिएबल कैलकुलस का है, तो इसको अभी स्किप करो, करते डिस्क्रिप्टिव का है। लगे ये पहला क्वेश्चन भी डिस्क्रिप्टिव का था, तो यहाँ इन्होंने डिस्क्रिप्टिव का ऐड किए हैं। जैसे ये भी देखो, ये कोरिलेशन का है, तो इसका फॉर्मूला होता है सीधा सीधा, फॉर्मूला पता है आप लोगों को। जैसे ये भी है, ये भी डिस्क्रिप्टिव का ही है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, तो सीधा सीधा इसका फॉर्मूला है। इसको याद है फॉर्मूला, पुट कर लो, क्या आ जाएगा, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उससे ही हो जाएगा। तो बस आपको फॉर्मूले देखने हैं इसमें, तो ये सब डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन है। तो वही क्या ना, बना है, लेकिन ये विदाउट कैलकुलेटर जल्दी कैसे बनाएंगे इसमें ये मल्टीपल को, ये वाला 72 क्वेश्चन इसका फॉर्मूला कैलकुलेटर सीधा सीधा फॉर्मूला है ना। हाँ, फॉर्मूला लिखा, रूट ओवर वैल्यू है ना डिनोमिनेटर में। हाँ कोई बात नहीं, तो वो कैलकुलेटर से हो जाएगा या खुद से करना पड़ेगा। आपके सीयूटी में कैलकुलेटर अलाउड होता नहीं है ना, सीयूटी में कैलकुलेटर, इसलिए सर हाँ फिर तो खुद ही करना पड़ेगा, जो भी हो पाएगा राउंड ऑफ करके समाओ करो। अब जो पेपर है उनको अलाउ करना चाहिए, जैसे जैम, गेट, नेट, इन सब में कैलकुलेटर अलाउड है ना, मतलब स्क्रीन पे ही कैलकुलेटर रहता है जैम, गेट, नेट में। ये लोग क्यों नहीं अलाउ? इसका फॉर्मूला सीधा सीधा है ना, R1.23, बोलो किसी को याद है तो क्या है फॉर्मूला? अंडर रूट में R² 12 प्लस R² 13। एक मिनट, R² 12 R² 13 1213 ना, चेक करो। यस सर। हाँ, फिर 23 स्क्वायर R121323 होगा प्रोडक्ट 1213 और 23 अपॉन में 1 माइनस R23 स्क्वायर। बाकी लोग क्रॉस चेक करो फॉर्मूला, ये गुप्ता कपूर के चैप्टर नंबर 2 में मिल जाएगा आपको, या और भी जगह उसमें नहीं है तो और भी है ना। ये इस तरह क्वेश्चन ही जस्ट फॉर्मूला, ये डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन एक्चुअली, ठीक है। तो जैम वाले बच्चे जो होंगे उनको करा रखा होगा मैंने। तो न्यूमरेटर में 2 आएगा सर, हाँ वही फॉर्मूला गलत लिखा ना, सो 2 टाइम होगा एंड देन आ जाएगा, ठीक है। तो इट्स 2 यहाँ मिसिंग है, तो दिस इज 2 इज मिसिंग। अगर क्रॉस चेक कर लो, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं है आपको बस। बिना कैलकुलेट के तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ना ही ज्यादा ठीक है, क्योंकि ये तो 3-4 मिनट ले लेंगे फालतू कैलकुलेशन में। हाँ अब देखिए, अब कर इसमें है कि मल्टीप्लाई तो तब मतलब मुझे लगता है कैलकुलेटर अलाउड करना चाहिए, पता नहीं इस बार भी देखो उसमें लिखा है, देखना पड़ेगा प्रोसीजर, अभी तक शायद अलाउड नहीं था। डिस्क्रिप्टिव में भी क्वेश्चन तो इजी है, पर टाइम तो ले ही रहे हैं वो। टाइम ले रहा है ना। अब इसका स्क्वायर करो, ये जो नंबर सब कुछ दे ही रखा है ना, सब कुछ तो है ही, बस पुट करना है। अब यही है, इन्होंने जिन्होंने बनाया था वो तो बना के ऐसे ही दे दिया। अब नहीं, कैलकुलेट खुद से करना पड़ेगा, और आंसर भी ऐसे है ना, क्लोज क्लोज से है ना, बहुत लेंदी है सर ये। हाँ खुद से करने में थोड़ा टाइम लगेगा है ना, क्योंकि पुट तो कर लेंगे, सारा सफिशिएंट डेटा है हमारे पास, लेकिन वही थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा, मल्टीप्लाई करना है ना, स्क्वायर करना, मल्टीप्लाई करना, इस करना, इससे थोड़ा टाइम लग जाएगा, बस वही है, तो इसमें करना वही पड़ेगा। एनीवे तो ये सब तो डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस हैं। जैसे ये रैंडम वेरिएबल, चलो ये मैं कर देता हूँ, यहाँ कोवेरिएंस निकालना है, निकाल सकते हैं? जैसे कोवेरिएंस निकालना है तो इसमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, तो चलो एक क्वेश्चन तो करा दूं कोवेरिएंस का। देखो तो इसमें आपको पीडीएफ दे दिया, जॉइंट पीडीएफ आपको गिवन है, ठीक है। तो फॉर 2 रैंडम वेरिएबल्स एक्स वाई हैविंग द जॉइंट पीडीएफ, ये दे दिया है, तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई क्या होगा ये पूछ रहा है ना।
कोवेरियंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई। तो इसका जो फॉर्मूला है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस ई एक्स ई वाई। अब इसके लिए आपको करना होगा इंटीग्रेशन। तो जैसे मैं सीधा सीधा बता देता हूँ, तो ई ऑफ एक्स इंटू वाई निकालना है, तो ये होगा डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई इंटू जॉइंट पी डी एफ, जो कि है 1/3 एक्स प्लस वाई। अब चाहो तो डी एक्स डी वाई, तो यहाँ x 0 से 1 y है ना, तो यहाँ x की वैल्यू 0 से 1, y की वैल्यू 0 से 2। मार्जिनल निकालना होगा सर पहले। बिना मार्जिनल के भी हो जाएगा, आप ऐसे कर देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। बात वही है, आप इससे भी करेंगे तब भी आंसर यही आ जाएगा, इससे भी आंसर वही आएगा। अब मार्जिनल निकाल के करेंगे तब भी आंसर वही रहेगा। अब बस आपका रह गया इंटीग्रेशन करना। अब आप लोग इंटीग्रेशन करना तो जानते होंगे, कैलकुलस में भी है ये। ये निकालिए और निकाल के वैल्यू इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ पुट कर दीजिए, तो इससे आंसर आ जाएगा क्या? क्वेश्चन ये है, आ जाएगा ना? तो देखिए देखिए जी, कर लेंगे, इससे हो जाएगा। बस आपको इंटीग्रेट करने हैं। फर्दर और कुछ क्वेश्चन देखो तो इसका इंटीग्रेशन कर लेना, नहीं हो तो फिर पूछो। कल ये सॉल्व करके आओ, 73 क्वेश्चन ट्राई करके आओ, जो भी रह जाएगा वो कल हम डिस्कस करेंगे, है ना। ये है भी वैसे कंडीशनल है, तो कंडीशनल का भी वैसे ही है। तो जैसे हमने मतलब ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपके सिंपल है ना, बट जो भी कैलकुलेशन है वो तो करना पड़ेगा ना। तो जैसे अभी आपको ज्वाइंट दे रखा है ना, यहाँ पे ज्वाइंट पीडीएफ है ये, तो दिस इज ज्वाइंट पीडीएफ। तो पहले आपको मार्जिनल पीडीएफ निकालना पड़ेगा एक्स का, ठीक है। तो ये कैसे आएगा? ये जो ज्वाइंट पीडीएफ है एफ एक्स वाई, इसको वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो 0 से इन्फिनिटी में, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी में। उसके बाद आपको चाहिए एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स, तो ये है कंडीशनल एक्सपेक्टेशन। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन वाई इंटू पी डी एफ ऑफ वाई गिवन एक्स, वाई गिवन एक्स डी वाई, है ना। और y तो अब जो भी लिमिट आएगी, तो x गिवन है तब भी y की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी रहेगी, क्योंकि y का है ना। तो ये तो यहाँ से आ जाएगा, और आपको यहाँ ज़रूरत है f ऑफ y गिवन x का, y गिवन x। तो ये हो जाएगा जॉइंट pdf ऑफ एक्स वाई अपॉन मार्जिनल pdf ऑफ y गिवन x, है ना, x, और x का वहाँ से आपने निकाल लेना है। तो पहले ये फाइंड करना है, फिर ये फाइंड करना है, फिर यहाँ पुट करना है, इसको सॉल्व करना है ना। तो है सब प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन एक्सपेक्टेशन है, बट आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, मैथमेटिक्स ठीक से आनी चाहिए। ये मैंने आपको एक अप्रोच बता दिया, तो इस तरीके से आपको बस इंटीग्रेशन करने हैं। कर पाएंगे? ट्राई करके देखो। ऐसे जो भी क्वेश्चंस हैं, अब ये क्या है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ मुंबई प्राइसेस ओवर कोलकाता प्राइसेस। मुंबई प्राइसेस मान लो ये सपोज y है, x है कोलकाता प्राइसेस, तो y ओवर x फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। तो आपको ये डेटा दे रखा है ना, मान लो अब बोल रहा है कि एवरेज प्राइस x बार y बार, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट n दे रखा है। तो पूछ क्या रहा है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट क्या आएगा, ये पूछ रहा है ना। रिग्रेशन कोएफिशिएंट समझ लो, ये अभी मैंने इसका थ्योरी लिखा है। अगर इसको हम सॉल्व करें, तो अभी हमने थ्योरी में लिखा था ना इसका, तो इसमें आप ध्यान से देखो क्या पूछना चाह रहा है। ये पूछना चाह रहा है, मान लो मुंबई प्राइसेस, इसको मैं अभी y बोल देता हूँ, कोलकाता प्राइसेस इसको मैं x बोल देता हूँ। तो इसको मैंने y बोल दिया, इसको x बोल दिया, ठीक। तो आप देखेंगे तो आपको दे रखा है y बार इज 120, x बार इज 130,
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जो आपका y डेटा है वो आपका 4 है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डेटा 5 है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट r है 0.6, n है 100, तो जो मैं वहाँ n ले रहा था 100 ले रहा था, तो क्या आएगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट। आपसे क्या पूछ रहा है ये, बी ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ मुंबई प्राइस BYX। तो BYX मतलब ये है कि y बराबर अल्फा प्लस बीटा x होगा, तो ये आपको बीटा हैट पूछ रहा है। बीटा हैट का फॉर्मूला क्या होता था जी? तो सिंपलिस्ट हो जाएगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट इनटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। इसे हो जाएगा r इनटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। तो उससे भी कर सकते हैं BXY इंटू BYX बराबर r, ये ना, ये तो दोनों का फॉर्मूला तो पता ही है, BXY BYX। तो क्या आता है BYX क्या होता है, जैसे अगर मैं लिखूं वैसे BYX मतलब बीटा हैट हो गया ना, तो बीटा हैट क्या लिखते थे हम लोग, SXY अपॉन SXX। अच्छा BYX क्या होगा, ये जो फॉर्मूला ऐसे ही जब लिखे थे x बराबर a प्लस मान लो BY, तो इसका मतलब जो कोएफिशिएंट लिख रहा है ना BXY, ये नंबर B है यहाँ पे, और इसका मतलब होगा ये भी होगा SXY अपॉन SYY। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, तो आपको R दे रखा है राइट, तो हम इन दो हमें चाहिए BYX, उसकी वैल्यू चाहिए ना। तो ये जो स्टैंडर्ड ये काइंड ऑफ ये समझ सकते हैं आप, ये जो वैल्यू है ना दिस इज, अगर इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये SYY हो जाएगा 16। अच्छा वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, नॉट SYY, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर्मूला है ना मतलब फॉर्मूला बेस्ड ही है, तो जैसे उससे आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जो हम वो लिख रहे थे ना, जैसे वेरिएंस ऑफ x डेटा क्या होगा डिस्क्रिप्टिव में या उसमें, तो 1/n समेसन xi माइनस x बार होल स्क्वायर, ये होता है ना। और आपको याद होगा 1/n इसको हमने SXX लिखा था, तो मैं ये कहना चाह रहा था अभी कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है रूट अंडर वेरिएंस होता है ना, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डेटा दे रखा है, रूट अंडर वेरिएंस ऑफ x डेटा है मतलब रूट अंडर 1/n SXX है ऐसा। तो ये तो क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ से SXX आ जाएगा ना, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। वैसे ही हमें ये भी दे रखा है 1/n2 SYY का रूट, ये भी दे रखा है क्योंकि ये है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डेटा। तो यहाँ से आपका SXX आ जाएगा, SYY आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग काम हो जाएगा। देखिए सर ये नहीं निकालना पड़ेगा ना, आर स्क्वायर की वैल्यू होती है ना, ये BXY इंटू BYX। हाँ ये r लिख दिया मैंने, तो आ जाएगा। हाँ ये r तो स्क्वायर, क्वेश्चन की वैल्यू लिख देंगे, r स्क्वायर है, ये फॉर्मूला है। ट्राई करो ना, टाइम भी खत्म हो गया, कल देखते हैं, तो अभी 9 बजे दूसरी क्लास थी, इसको सॉल्व करो, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ट्राई करो, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं अभी टाइम चूंकि खत्म हो गया, 9 बजे क्लास है, तो कल भी जो क्लास रहेगी, हालांकि मैं चाहता हूँ जल्दी, अभी यूनिवर्सिटी में काम है तो लेट हो जाता है, अदरवाइज क्लास टाइम अभी यही रहेगा जो 7 to 9 हमने कहा है, तो आपके बैच का टाइम अभी कल भी यही रहेगा। ठीक है, तो आपका काम ये है कि जो भी CUET के PYQs हैं पूरा कंप्लीट करो, नॉट वंस ट्वाइस थ्राइस 4, जितनी बार कर सकते हैं। कल डाउट डिस्कस करते हैं, जो भी डाउट होगा ना, जब तक नहीं पूछोगे तो ओके, आ गया आपका आंसर। ठीक है ओके, कल मिलते हैं, थैंक यू।